नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लूसेंट समान विज्ञान की कृषि विज्ञान के प्रश्नों को रिवीजन करेंगे। और इससे पहले मैंने पशु पालन के जो क्वेश्चंस हैं 172 के आसपास उसको मैंने अपलोड कर दिया है, तो यदि आपने नहीं देखा है तो ज़रूर से देख लीजिएगा। चलिए मैं इसके पहले क्वेश्चंस की तरफ चलता हूँ। सबसे पहला प्रश्न है, कृषि शास्त्र में किसको उन्नत किया जाता है? तो पौधों और पशुओं को उन्नत किया जाता है, विकल्प ए। दूसरा, सघन खेती का संबंध किससे है? तो मौजूदा भूमि के सघन उपयोग से उपज बढ़ाना को ही सघन खेती कहते हैं, विकल्प डी इसका आंसर है। तीसरा, ट्रक फार्मिंग क्या है? तो व्यापारिक स्तर पर सब्जियों की कृषि को ट्रक फार्मिंग कहते हैं, विकल्प ए। फोर्थ नंबर, निम्नलिखित में से किस देश में गहन कृषि की जाती है? तो जो विकल्प दिया हुआ है इसमें से जापान में की जाती है, इसलिए विकल्प ए इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय कृषि को समझा जाता है तो जीविकोपार्जन का साधन मात्र समझा जाता है, इसलिए विकल्प ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, पश्चिम बंगाल में धान की खेती किस खेती का अच्छा उदाहरण है? तो जीविका की खेती का अच्छा उदाहरण है, इसलिए विकल्प डी। 7, फ्लोरीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो फूलों का अध्ययन किया जाता है, विकल्प बी। क्वेश्चन 8, पोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो फलों का अध्ययन किया जाता है, विकल्प ए। तो ध्यान रखना है, फ्लोरिकल्चर फूल का, पोमोलॉजी फल का। 9, ओरोलिकल्चर ओलरीकल्चर शब्द का संबंध है तो सब्जी विज्ञान से है। तो ओलरीकल्चर के अंतर्गत सब्जी विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, पोमोलॉजी के अंतर्गत फलों का अध्ययन किया जाता है और फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत फूलों का अध्ययन किया जाता है। फ्लोरी से फूल, ऐसे याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10, सिल्वीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो सिल्वीकल्चर के अंतर्गत वनों का अध्ययन किया जाता है, विकल्प डी। मोनोकल्चर एक विशिष्ट लक्षण है, तो मोनोकल्चर स्थानांतरित कृषि व्यवस्था का एक विशिष्ट लक्षण है। थोड़ा सा एक शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं इस पांचों क्वेश्चंस का। सबसे पहले है फूलों का, फ्लोरिकल्चर फूलों का, पोमोलॉजी फलों का, ओलरीकल्चर सब्जी विज्ञान का, सिल्वीकल्चर वनों का और मोनोकल्चर में स्थानांतरित कृषि व्यवस्था के बारे में अध्ययन किया जाता है। अब 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जो सुमेलित नहीं है उसे पहचानना है, तो जो पहले सुमेलित है उसे देख लेते हैं। एपी कल्चर में मधुमक्खी पालन से संबंधित अध्ययन किया जाता है, तो शहद की मक्खी जो यहाँ पर लिखा हुआ है। मोरिकल्चर सिल्क वर्म से संबंधित है, तो पहला दूसरा दोनों सही है। हॉर्टिकल्चर फूल से संबंधित है, हालांकि फूल फ्लोरिकल्चर में भी फूल का अध्ययन किया जाता है, लेकिन हॉर्टिकल्चर का यहाँ पर संबंध भी फूल से है, तो ये सही है। पीसी कल्चर में लाह के कीड़े का नहीं मछलियों का अध्ययन किया जाता है, इसलिए सी नंबर गलत हो गया और यही हमें ढूंढना था। क्वेश्चन नंबर 13 फिर से सुमेलित करना है, तो एपी कल्चर में मधुमक्खी पालन, सिल्वीकल्चर में शहतूत के वृक्ष और सिल्वीकल्चर में ही वनों का अध्ययन भी ऊपर बताया गया था। देखिए यहाँ पे था कौन से क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन में सिल्वीकल्चर में वन का अध्ययन भी, वनों के बारे में भी और शहतूत के वृक्ष के बारे में भी। तो सिल्वीकल्चर शहतूत का वृक्ष यहाँ पे हो गया, एपी कल्चर मधुमक्खी पालन, बीटी कल्चर अंगूर की खेती और पीसी कल्चर मछलियों का पालन, विकल्प इसका डी सही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो, मदद कर रहा हो, तो ज़रूर प्रेम पूर्वक एक लाइक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, मृदा के अध्ययन का उल्लेख करने के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? तो भूमि विज्ञान, विकल्प ए इसका सही आंसर है। 15, मृदा से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? तो मृदा विज्ञान कहलाता है, विकल्प ए। 16, जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो एडाफोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, विकल्प बी। 17, मृदा के संबंध में कथन पर मतलब जो सही कथन है उसे चुनना है, तो पहला कथन देखते हैं, जो सही है सिर्फ उसे पढ़ लेते हैं। दूसरा तीसरा सही है, तो दूसरा कथन है काली मृदाएं लौह और चूने में समृद्ध होती है, तो हाँ काली मृदाएं में लौह और चूना होता है। तीसरा कथन है लेटेराइट मृदाएं लोहा और एल्युमिनियम से समृद्ध होती है, तो लेटेराइट मृदा में लोहा और एल्युमिनियम होता है, काली मृदा में लोहा और चूना होता है। अच्छा, आपके लिए क्वेश्चन है, जो घरों के ईंटें होते हैं वो किस प्रकार की मिट्टी से बनाए जाते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए। अच्छा, तो तीसरा क्वेश्चन, तीसरा नंबर कथन था इसमें, अच्छा दूसरा तीसरा सही है, फिर से कथन पढ़ देता हूँ। काली मृदाएं में लोहा और चूने समृद्ध मात्रा में होती है और लेटेराइट मृदाएं लोहा और एल्युमिनियम से समृद्ध होती है, परंतु नाइट्रोजन और पोटेशियम से हीन होती है, तो हाँ लेटेराइट मृदा में नाइट्रोजन और पोटेशियम नहीं होता है,
लेकिन लोहा और एल्युमिनियम होता है, तो ध्यान रखना है 2 और 3 सही, सी विकल्प। 18 नंबर, भारतीय कृषि अनुसंधान समिति ने भारतीय मिट्टी को कितने वर्गों में विभाजित किया है? तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 8 वर्गों में विभाजित किया है। यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान समिति ये मानती है कि भारत में 8 प्रकार की मिट्टी होती है। 19, भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो एलुवियल सॉइल पाई जाती है, विकल्प डी। 20, भारत के समस्त स्थल भाग के कितने प्रतिशत भाग पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है? तो 24% भाग पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। 21, पुरानी जलोढ़ मिट्टी किस नाम से जानी जाती है? तो बांगड़ के नाम से जानी जाती है, विकल्प बी। नूतन जलोढ़ मिट्टी किस नाम से जानी जाती है? तो खादर के नाम से। तो ध्यान रखना है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी पूछे तो बांगड़ के नाम से, और नूतन यानी नया जलोढ़ मिट्टी का नाम पूछे तो खादर के नाम से। और जलोढ़ मिट्टी पूरे भारत में मिट्टी जितनी है उसका कितना परसेंट है? तो 24% है। 23, काली मिट्टी का काला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो टिटनीफेरस मैग्नेटाइट और ह्यूमस के कारण होता है। 24, किस मिट्टी में अधिक समय तक आर्द्रता बनाए रखने की क्षमता होती है? तो काली मिट्टी में अधिक समय तक आर्द्रता बनाए रखने की क्षमता होती है। अच्छा, फिर है 25, किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है? तो काली मिट्टी में सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्यों? क्योंकि इसमें अधिक समय तक आर्द्रता बनाए रखने की क्षमता होती है। और इसका काला रंग क्यों होता है? क्योंकि टेटनीफेरस मैग्नेटाइट और ह्यूमस इसमें होता है। 26, किस मिट्टी का स्थानीय नाम रेगुड़ है? तो काली मिट्टी को ही स्थानीय भाषा में रेगुड़ कहा जाता है। 27, मूंगफली की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो मूंगफली की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है, और कपास की खेती के लिए भी काली मिट्टी उपयुक्त होती है। 28, देखिए क्वेश्चन आ ही गया, कपास की खेती के लिए इन सभी में से सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो काली मिट्टी। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, बहुत सारी काली मिट्टी से संबंधित फैक्ट है। पहला फैक्ट ये हो गया कि मूंगफली और कपास के लिए अच्छी मिट्टी काली होती है। काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुड़ कहा जाता है, और इसमें सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि अधिक समय तक जल या आर्द्रता बनाए रखने की क्षमता होती है। और काली मिट्टी का काला रंग टेटनीफेरस मैग्नेटाइट और ह्यूमस के कारण होता है। अब आते हैं 29 की तरफ। फिर से काली मिट्टी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नकदी फसल कौन सा है? तो सर्वाधिक उपयुक्त नकदी फसल पूछे तो कपास बताना है। वैसे काली मिट्टी मूंगफली और कपास दोनों के लिए उपयुक्त होता है, लेकिन सबसे उपयुक्त अगर पूछे फसल कौन सा है तो कपास है। कपास की काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो रेगुड़ कहते हैं, क्योंकि काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुड़ कहा जाता है। 31, भारत के कुछ भागों में मिट्टी का रंग लाल होने का कारण क्या है? तो मिट्टी का रंग लाल होने का कारण फेरिक ऑक्साइड की मौजूदगी है। अच्छा, इसी संबंध देखा आया था कि काला मिट्टी का काला रंग क्यों होता है? तो देखिए ये क्वेश्चन था ना, काला मिट्टी का काला रंग क्यों होता है? टेटनीफेरस मैग्नेटाइट और ह्यूमस के कारण होता है। और लाल रंग क्यों होता है? फेरिक ऑक्साइड की मौजूदगी के कारण होता है। 32, निम्नलिखित में से लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो तमिलनाडु, उड़ीसा और कर्नाटक तीनों जगह पाई जाती है, विकल्प डी। 33, लेटराइट मिट्टी महत्वपूर्ण मानी जाती है मालाबार तटीय क्षेत्र में, विकल्प ए। 34, भूमि के अपमार्जन में योगदान देने वाले जीव निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो केचुआ, विकल्प ए। अभी कथन दिया हुआ है, केचुए कृषि के लिए उपयोगी नहीं होते हैं, गलत कथन है ये। कारण, केचुए मिट्टी को महीन कणों में तोड़ देते हैं और उनमें नरम बनाते हैं। तो हाँ सही बात है, इसलिए ए गलत, आर सही, बी और नंबर ऑप्शन। 36, मृदा संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित प्रचलित पद्धतियों पर विचार कीजिए। तो सस्यावर्तन से भी मृदा संरक्षण होता है, बालू की बाड़ लगाकर भी मृदा संरक्षण होता है, वेदिका निर्माण और वायुरोध के द्वारा भी मृदा का संरक्षण किया जाता है, विकल्प डी 1, 2, 3, 4। 37, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा सुधारक है? तो जिप्सम मृदा सुधारक के तहत आता है, इसलिए विकल्प सी इसका आंसर सही हो जाएगा। 38, निम्नलिखित में से किस प्रकार के बीजों में आनुवांशिक शुद्धता होती है? तो प्रजनक बीज में आनुवांशिक शुद्धता होती है। अच्छा, 39, प्रजनक बीज उत्पादक चक्र की कौन सी अवस्था है? तो प्रथम। ध्यान रखना है 2 फैक्ट, प्रजनक बीज उत्पादक चक्र की पहला अवस्था होता है और इसमें आनुवांशिक शुद्धता होती है। तो अब 40 नंबर, प्रमाणिक बीज के थैले पर लगे टैग का रंग कौन सा होता है? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नीला रंग होता है। जो प्रमाणित बीज होता है उसके थैले पर एक टैग लगा होता है और उस टैग का रंग नीला होता है, विकल्प ए। 41, बीजों के अंकुरण में कौन सा कारक महत्वपूर्ण नहीं है? तो जो महत्वपूर्ण है उसे देख लेते हैं। हवा, नमी और उपयुक्त तापमान महत्वपूर्ण होता है, जबकि सूर्य की रोशनी महत्वपूर्ण नहीं होता है। किसके लिए? बीजों के अंकुरण के लिए। 42,
खरीफ की फसल कब बोई जाती है? तो जून जुलाई में खरीफ की फसल बोई जाती है, विकल्प ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, रवि की फसल कब बोई जाती है? तो रवि की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है। 43 का सी नंबर ऑप्शन हो गया। 44, शीतकालीन फसल ऋतु को भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो शीतकालीन फसल ऋतु को रवि के नाम से जाना जाता है, विकल्प ए। अच्छा, शीतकालीन फसल ऋतु में फसल कब बोई जाती है? तो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, क्योंकि उसी को तो रवि कहते हैं। 45, भारतीय कृषि में जुलाई से अक्टूबर तक की अवधि को कहते हैं? तो जुलाई से अक्टूबर तक की अवधि को खरीफ का मौसम कहते हैं। आपके लिए क्वेश्चन है, बताइए, अभी बताया हूँ, खरीफ फसल को कब बोया जाता है? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। 46, खरीफ की फसल काटी जाती है? तो नवंबर से प्रारंभ हो जाता है खरीफ फसल को काटना। 47, निम्नलिखित में से कौन सी सही है? तो जो सही है उसी सिर्फ पढ़ लेते हैं। गेहूं रवि की फसल है, तो ये सही है, गेहूं रवि की फसल है। अच्छा, क्वेश्चन ये भी फिर हो सकता है कि गेहूं को कब बोया जाता है? तो वही जब रवि को बोया जाएगा तब गेहूं को बोया जाएगा। 48, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? तो चना खरीफ की फसल नहीं है, क्योंकि ये रवि की फसल है। क्योंकि धान, मक्का, ज्वार ये कौन सी फसल है? खरीफ फसल है। 49, निम्नलिखित में से कौन रवि की फसल नहीं है? तो रवि की फसल मूंगफली नहीं है, क्योंकि मूंगफली खरीफ की फसल है। और मूंगफली के लिए एक फैक्ट और पढ़ा था हमने कि सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है? काली मिट्टी होती है। अच्छा, आप मुझे क्वेश्चन में ये बताइए कि मूंगफली भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है? चलिए, तो अच्छा, गेहूं, जौ, मसूर कैसा है? ये रवि फसल होता है, मूंगफली खरीफ फसल। 50 नंबर, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है? तो बाजरा खरीफ की फसल है, जबकि जौ, मसूर, सरसों ये क्या है? रवि की फसल है। वीडियो अच्छा लगा हो, मदद कर रहा हो तो लाइक कीजिए। आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, किंतु कारण ज़रूर बताइए ताकि मैं वीडियो में सुधार कर सकूं। धन्यवाद।